नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 3 देखेंगे, जिसके अंदर हम डेमोग्राफिक कंडीशंस, ऑक्यूपेशनल और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी देश की जो मैन पावर होती है वो डेमोग्राफिक कंडीशन से तय हो जाती है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, मैन पावर उतनी ज्यादा। लेकिन उस समय हम बात कर रहे हैं ब्रिटिश रूल के दौरान, उस समय हमारी मैन पावर जो है उसका मिसयूज किया जाता था। अपने फायदे के लिए ब्रिटिश रूल ने उसका यूज किया। एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गई, हैंडीक्राफ्ट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। और जो कि डेमोग्राफिक कंडीशन थी वो बिल्कुल नेगेटिव थी, क्योंकि बर्थ रेट एकदम हाई था और डेथ रेट भी हाई था, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया था। और ब्रिटिश लोग तो यहाँ पे पैसा ही कमाने आए थे, वो यहाँ पे देश का इंप्रूवमेंट नहीं कर रहे थे। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस हुए भी थे तो वो चेंजेस सिर्फ उन्होंने अपने फायदे के लिए किए थे। रेलवे, रोड्स, कम्युनिकेशन या पोर्ट्स उन्होंने अपने फायदे के लिए डेवलप किए। 1881 के अंदर हमारा पहला सेंसस हुआ। सेंसस का मतलब होता है जनसंख्या गणना, हर 10 साल के बाद होती है वो। तो ये जनगणना लगभग हर 10 साल बाद हुई, यानी 1891 के अंदर, 1991 के अंदर। लेकिन जो 1921 का पीरियड था वो एक ग्रेट ईयर माना जाता है, यानी ग्रेट डिवाइड ईयर। इसमें क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि इसके बाद क्या हुआ था, डेथ रेट थोड़ी कम हो गई, लेकिन बर्थ रेट हाई ही थी। यानी बर्थ रेट तो शुरू से लेकर आज हम 2026 के अंदर बैठे हैं तब भी हाई है। लेकिन 1921 से पहले बर्थ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था। बट 1921 के बाद हमारा डेथ रेट जो है वो कम हो गया था। अब ये धीरे धीरे कैसे मैन पावर में कन्वर्ट हुआ या फिर कितना टॉर्चर हुआ, डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर मैं बता रहा हूं कि इतनी बुरी स्थिति थी, हाई बर्थ रेट था और डेथ रेट भी हाई था। लेकिन 21 के बाद बर्थ रेट हाई था और डेथ रेट कम हो गया था। बट इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी ज्यादा था, एक्सपेक्टेड रेट भी ज्यादा था। लोग अपनी उम्र को पूरा जी नहीं पाते थे, क्योंकि खाना पीना भी सही नहीं था और मेडिकल फैसिलिटीज ना के बराबर थे। तो आइए इसको वर्ड्स के दौरान समझते हैं, उनके दौरान हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी थी। डेमोग्राफिक कंडीशन, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881, आफ्टर दैट एवरी 10 years. Second, by before 1921, India was in the first stage of demographic conditions, या demographic transitions भी कह सकते हैं। Second stage of transition began after year 1921. फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या था, हाई रेट था बर्थ रेट हमारा और हाई डेथ रेट था। लेकिन 21 के बाद जो सेकंड स्टेज है उसमें बर्थ रेट तो हमारा हाई था, बट डेथ रेट जो था थोड़ा लो हो गया था। अब डेमोग्राफिक कंडीशन के अंदर फर्स्ट पॉइंट, हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट वाज नियरली 48 per thousand एंड डेथ रेट वाज नियरली 40 per thousand। तो इस फिगर को देख के आपको पता चल सकता है कि हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट का क्या स्केल था। लिटरेसी रेट, ओवरऑल लिटरेसी 16% एंड फीमेल लिटरेसी 7%। देखिए, पूरे देश के अंदर जो था ना वो लिटरेसी रेट 16%। आप सोचिए, यानी हर 100 में से 16 आदमी पढ़ लिख रहा है। और महिलाओं की स्थिति तो बहुत ही खराब थी, यानी महिलाएं जो 7% पढ़ती थी, यानी 100 में से 7 महिलाएं। अब ये तो एक ऑर्थोडॉक्स की कहानी थी, महिलाओं को पढ़ने नहीं देना या लोगों को पढ़ने नहीं देना। पढ़ते तो शायद आजादी उससे पहले कहीं मिल जाती हमें। क्योंकि नंबर 4, हेल्थ फैसिलिटीज, वाटर एंड एयरबोर्न डिजीज वर स्प्रेड। यानी आप देखिए, पानी की बीमारी, हैजा या फिर डेंगू, ये उस समय बड़े पैमाने पर दिखाई देते थे। फोर्थ पॉइंट है हाई इन्फेंट मॉर्टेलिटी, अराउंड 218 per thousand। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट मींस नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग बिफोर रीचिंग 1 year ऑफ द एज per thousand लाइव बर्थ। देखिए, अपने आप में बहुत था कि 1 साल से पहले पहले लोग बच्चे मर जाते थे, यानी इन्फेंट मॉर्टेलिटी इतनी बुरी स्थिति में थी कि लोग अपनी जीवन अपने बच्चे भी अपना पूरा जीवन जी नहीं पाते थे 1 साल से पहले पहले। इसका मतलब है हेल्थ फैसिलिटीज और न्यूट्रिशन बिल्कुल ही खराब थे। फिफ्थ पॉइंट, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी अराउंड 45 years। यानी आदमी की जो उम्र थी वो 45 years के अंदर ऑलमोस्ट आदमी मर जाता था। ये एक एवरेज ईयर होती है। 6 पॉइंट, एक्सटेंसिव पॉवर्टी प्रिवेल इन द इंडिया ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। और वो तो मैंने आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, क्योंकि लगभग 85% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। और उस एग्रीकल्चर पॉपुलेशन को भी अपने अनुकूल, यानी अपने अनुसार अकॉर्डिंगली ब्रिटिश रूल ने यूज कर लिया। अब सीधी बात है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, तो जो गरीबी थी वो बड़े पैमाने पर दिखाई देती थी। अब बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। देखिए, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब जब बात होती है तो हम अपने 3 सेक्टर की बात करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिशरी। लगभग उस समय, मैं अभी भी बात कर रहा हूं, एग्रीकल्चर के अंदर 85% पॉपुलेशन थी। तो अराउंड ये मानते थे कि स्ट्रिक्ट एक्यूरेसी जो थी वो लगभग 72% एग्रीकल्चर के अंदर लोग काम करते थे। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर लगभग 10% लोग काम करते थे और 18% लोग जो सर्विस सेक्टर में काम करते थे। तो हमारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी और उस एग्रीकल्चर को अपने अनुसार अंग्रेजों ने यूज किया था, जो कि बहुत बुरी स्थिति में थी। और एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी वही ट्रेडिशनल के हिसाब से होती थी, यानी पुराने तरीके से खेती होती थी। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर। प्रोडक्शन फॉर एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जांपल फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, animal husbandry. Second sector, production firm which are engaged in transforming one good to another good, जिसके अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री आती थी जो अराउंड 10% के अराउंड थी। थर्ड सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर था, प्रोडक्शन यूनिट एंगेज इन द प्रोवाइडिंग सर्विस, एग्जांपल इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ एक्सेट्रा। आप तो ये रेशो कहीं ना कहीं बदल गया है, लेकिन पहले रेशो बहुत कम था।
प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ये ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत बड़े पैमाने के अंदर एग्रीकल्चर के लोग अंदर काम करते थे, तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन को उसमें यहाँ आप कह सकते हैं कि रोजगार मिलता था या एम्प्लॉयमेंट मिलता था। रीजनल वेरिएशन, द स्टेट लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल विटनेस द डिक्लाइन इन द डिपेंडेंसी ऑफ वर्कफोर्स ऑन एग्रीकल्चर। यानी इन स्टेट के अंदर ही देखने को मिला था कि एग्रीकल्चर का जो रेशो है वो धीरे धीरे कम हो रहा था, डिक्लाइन फेज में था। However, during the same time, there had been an increase in the share of workforce in agriculture in states like Odisha, Rajasthan and Punjab. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत योगदान करता है। जब हमारे रेलवे अच्छे होंगे, हमारी सड़कें अच्छी होंगी, हमारी कनेक्टिविटी सड़कों की गांव से शहरों तक अच्छी होगी, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। ब्रिटिश रूलर्स ने अपने अकॉर्डिंग ही इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज किया और सिर्फ वहां डेवलप किया जहां से उनको रॉ मटेरियल और फाइनल गुड को वो आसानी से पहुंचा सके। तो आइए देखते हैं पॉइंट को। Infrastructure refer to all such activities, service and facility which are the needed to provide different kinds of service in an economy. First point, roads. Due to scarcity of funds, construction of road was not up to the work. Second point, the road were built primarily to serve the British interests, mobilizing in the army, shifting the raw material. And third point, there always remained a shortage of all weather roads to reach out to rural area during the rainy season. अब यहां पर बताया जा रहा है कि सीधी बात है, फंड की कमी के कारण रोड्स को डेवलप नहीं किया जाता था, या फिर रोड को वही डेवलप किया जाता था यहां से अपनी आर्मी और रॉ मटेरियल और फाइनल गुड को इजीली पहुंचा दिया जाए। रेलवे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल वाज इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन 1850. Second point, railway enabled people to undertake long distance travel. It break the geographical and cultural barrier, promote the national integration. In enhance the commercialization of agriculture, railway also help in the promoting foreign trade. First passenger train run from Bombay to Thane 16 April 1853. अब के दौरान रेलवे का बहुत ज्यादा डेवलप हुआ क्योंकि उनको ये रेलवे का डेवलप अपनी इंटरेस्ट के लिए करना पड़ा और उसका फायदा कुछ लोगों तक भी पहुंचा क्योंकि लोगों के कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल और कल्चर बैरियर्स टूटे क्योंकि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लग गए। फिर क्या बात हुई, हमारे यहाँ पे एक पैसेंजर ट्रेन रन की गई थी, वो 16 अप्रैल 1853 के अंदर गई थी, तो लोग इजीली अब जो पहले नहीं पहुंचे थे लॉन्ग डिस्टेंस कराना, वो इजीली पहुंच सकते थे। तो ये एक अचीवमेंट ब्रिटिश रूल के दौरान बहुत मानी जाती है कि रेलवे एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ब्रिटिश रूल को था जो आज हमारी एक बैकबोन बनी हुई है। एयर वाटर ट्रांसपोर्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट took some measure for developing the water and air transport. Second point, however, their development was far from the satisfactory. अब ब्रिटिश रूल के दौरान वाटर, क्योंकि आपको पता है स्यूज कनाल को डेवलप कर लिया गया था और तो पता स्यूज कनाल का डेवलप करने के बाद पोर्ट को डेवलप किया जा रहा था ताकि वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करके आसानी से 2-4 पॉलिसी को और ज्यादा अचीव किया जा सके। फोर्थ पॉइंट है कम्युनिकेशन। पोस्ट एंड टेलीग्राफ वाज द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ द कम्युनिकेशन. The introduction of electric telegraph in India served the purpose of maintaining the law and order. It was very expensive. The postal service remained although inadequate for the general public. देखिए एक सीधी सिंपल सी बात है, पोस्ट और टेलीग्राफ उस समय चलते थे लेकिन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ को डेवलप किया लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होता था। उसके दो मेजर होते थे, एक तो ट्रेड को इंक्रीज किया जाता था और दूसरी अपनी आर्मी को इंस्ट्रक्शन दी जाती थी इसके द्वारा। आम आदमी के लिए पोस्टल सर्विस बहुत ही रेयर थी, अवेलेबल नहीं हो पाती थी। अब इतने सारे हमने देखा ब्रिटिश रूल ने किस तरह हमारे हर सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया। अब कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी देखेंगे जो ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे देश के अंदर हुए थे। पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश रूल. Self-sufficient food grain production was achieved in the later half of 20th century. It was a result of the initial commercialization. Second point, development of road, especially railway, was a big positive contribution for British since it did provide cheap and rapid transport of system. Third point, road and railway work as a great check on the occurrence of the famines and food supply could be transported to the affected area in the case of drought. जहां पे मतलब सूखा पड़ जाता था या तो उस जगह ये रेलवे और रोड ट्रांसपोर्ट बहुत फायदेमंद साबित हुए थे. ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम द बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी एक्सचेंज सिस्टम. यानी ब्रिटिश रूल के दौरान ही कहीं ना कहीं मॉनेटरी यानी पैसे को प्रमोट किया गया. तब उससे पहले एक्सचेंज सिस्टम चलता था गुड्स टू गुड्स को, लेकिन उसके दौरान मॉनेटरी सिस्टम आया तो पैसे के दौरान शुरू कर दिया गया. हैड एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम व्हिच वाज लेटर अडॉप्टेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. अब देखिए पूरी वीडियो के अंदर आपको यह पता चला कि ब्रिटिश रूल ने अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए पॉलिसी डेवलप की. उस डेवलप का फायदा इंडियन को भी हुआ, लेकिन ये अगर ऑल ओवर पिक्चर देखेंगे तो पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया गया. लोगों के रोजगार छीन लिए गए, लोगों को महंगी चीजें प्रोवाइड कराई गई, लोग यहां पे पूरी तरह से बेरोजगार हो गए, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई. और हम सही बारे में आसान शब्दों में कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी को अपने यूज के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बर्बाद किया. वो अलग मैटर है कि कुछ फैक्टर्स में हमें बेनिफिट मिला. आपको वीडियो का एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा. आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे. थैंक यू, बाय बाय.